जनवरी 2025 में उत्तराखंड 38वें नेशनल गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है। अब इससे पहले आप कहें कि जिस राज्य के खिलाड़ी ही राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को कोस कर बाहर जाकर तैयारी करते हो, आखिर वो राज्य कैसे इतने बड़े इवेंट को होस्ट करा रहा है। उससे पहले जरा आप इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा का यह बयान देखिए, जहां वो कह रही है कि मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए तैयार और आश्वस्त है। अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट के इस भरोसे के पीछे कुछ ना कुछ कारण तो जरूर होगा, लेकिन अब जरा ये खबर देख लीजिए। इस खबर के मुताबिक राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में कुल 77 दिन बचे हैं। मतलब आज 14 तारीख है, यानी 73 दिन, और अभी तक खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए कैंप ही शुरू नहीं हो पाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उत्तराखंड के 2 विभाग जिन्हें ये आयोजन करने का जिम्मा सौंपा गया है, वो खिलाड़ियों के लिए कैंप लगाने के लिए आपस में ही खेल खेल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि मेजबानी मिलना और उसे पूरी तैयारी के साथ करना दो अलग बातें हैं। क्या उत्तराखंड इस गेम्स की मेजबानी कर पाएगा? कैसी है तैयारी? और इस इवेंट के बाद उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों के लिए क्या बदलेगा? इनका उत्तर भी हम आपको जरूर देंगे। साथ ही जानेंगे कैसे उत्तराखंड का राष्ट्रीय खेल, जो एक वक्त पर भारत को कम से कम 2 से 3 खिलाड़ी दिया करता था, वो खेल आज वेंटिलेटर तक पहुंच गया है। आज बात करेंगे उत्तराखंड में खेल के इतिहास, वर्तमान और भविष्य की। आज बात खेल और उत्तराखंड की। जिस तरह ओलंपिक का आयोजन करने के लिए दुनिया भर के देशों के बीच होड़ लगी रहती है, उसी तरह नेशनल गेम्स का भी यही हाल है। भारत में राज्यों के बीच राष्ट्रीय खेल को होस्ट करने की दौड़ है और इस बार इस दौड़ का विजेता बना है उत्तराखंड, जहां जनवरी 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात इसी पर कर लेते हैं और फिर बात करेंगे उस खेल की जो एक वक्त पर यहाँ की पहचान था। वैसे तो ये खेल 2024 में होने थे, लेकिन पेरिस ओलंपिक के चलते ये डेट आगे शिफ्ट कर दी गई। अब ये खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होने हैं और इस बार पहली बार इन खेलों के साथ विंटर्स गेम्स भी होंगे, जिनमें आइस हॉकी, स्कीइंग जैसे खेल शामिल होंगे। हालांकि ये किस किस लोकेशन पर होंगे, फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। 38वें नेशनल गेम्स के लिए उत्तराखंड सरकार ने ऑफिशियल वेबसाइट बनाई है, जिसके खुलते ही आपको मुख्यमंत्री और खेल मंत्री की फोटो के साथ हम है तैयार लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। अब उत्तराखंड कितना तैयार है ये तो आपको अंत तक पता ही चल जाएगा, लेकिन फिलहाल जान लीजिए कि 5 से 11 नवंबर के बीच नेशनल गेम्स के लिए टैगलाइन, लोगो डिजाइन, थीम सॉन्ग, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, मैस्कॉट डिजाइन जैसी कई प्रतियोगिता की घोषणा की गई थी। इनमें 9 से 18 साल के बच्चे हिस्सा ले सकते थे। वेबसाइट पर खबरों से नीचे आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि इस पूरे इवेंट को ट्रैक करने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा एक ऐप भी आनी है, जहां इस पूरे इवेंट की जानकारी आपको मिल जाएगी। वहीं थोड़ा और नीचे आने पर 38वें नेशनल गेम्स का मैस्कॉट मॉली आपको देखने को मिल जाएगा। कितने स्पोर्ट्स होने, इसके साथ वेन्यू भी देखने को आपको मिल जाएंगे, लेकिन कौन से वेन्यू पर कौन से खेल होंगे ये अभी तक नहीं बताया गया है। इस आयोजन को कराने का जिम्मा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उत्तरांचल ओलंपिक एसोसिएशन, उत्तराखंड खेल मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार का है। इस इवेंट में 10,000 से ज्यादा खिलाड़ियों के हिस्से लेने की संभावनाएं जताई जा रही है। ये 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी 38 स्पोर्ट्स इवेंट्स में भाग लेंगे। इस आयोजन के लिए 350 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। पूर्व में स्टेडियम के जीर्णोद्धार और नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की भी खबरें सामने आई थी। इन सब के बाद भी उत्तराखंड सरकार पर नेशनल गेम्स को लेकर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जो कैंप इवेंट से 6 महीने पहले लगने थे वो अभी तक खिलाड़ियों के चयन के लिए नहीं लग पाए हैं। इस पर खेल मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि साल भर या 6 महीने पहले ये नेशनल गेम्स के कैंप इसलिए नहीं लग पाए हैं क्योंकि नेशनल गेम्स की तिथि तय नहीं थी। भारतीय ओलंपिक संघ ने 9 अक्टूबर को तिथि की घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद खेल संघ के साथ तय हुआ था कि संघ अपने कैंप आयोजित कराना शुरू करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि 24 अक्टूबर की बैठक में तय हो चुका था कि कैंप को लेकर सरकार द्वारा हर तरह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं इस मामले में भारतीय ओलंपिक संघ ने भी अपना पक्ष रखा है और गेंद खेल विभाग के पाले में फेंक दी। उत्तराखंड खेल संघ के अध्यक्ष महेश नेगी ने कहा कि विभाग ने संघ को कैंप लगाने की जिम्मेदारी दी है, लेकिन कैंप लगाने के लिए खेल विभाग की वित्तीय स्वीकृति नहीं दी गई है। इसी कारण कैंप लगाने में देरी हो रही है। इसके साथ ही ये भी तर्क दिया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर कई खिलाड़ी देश से बाहर दूसरी प्रतियोगिता में व्यस्त है, कई अपने अपने राज्यों में नौकरी कर रहे हैं। सभी को उत्तराखंड बनाने में समय लगेगा। अब ऐसे में स्थिति तो यह है, जितनी देर में कैंप लगेगा उतना ही कम वक्त खिलाड़ियों को तैयारी करने में मिलेगा। लेकिन उत्तराखंड की दिक्कत सिर्फ इतनी भर नहीं है। एक और सरकार कह रही है कि उत्तराखंड तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ राज्य के पास खिलाड़ी ही नहीं है। जी हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि नेशनल स्पोर्ट्स में खेलने के लिए वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के पास डाइविंग और वाटर पोलो में खिलाड़ी ही नहीं है। उत्तराखंड के पास सिर्फ स्विमिंग इवेंट के लिए खिलाड़ी है।
ऐसे में मेजबान होते हुए खिलाड़ियों का ना होना ये उत्तराखंड के लिए एक सोचनीय विषय है। जब खिलाड़ी ही नहीं होंगे तो मेडल कहां से आएंगे। राज्य में वाटर स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों की कमी होने के पीछे यहाँ डाइविंग पूल समेत अन्य सुविधाओं का अभाव है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए पेयजल निगम के सहायक अभियंता शैलेंद्र भंडारी बताते हैं कि स्विमिंग, डाइविंग और वार्म अप पूल को हर मौसम के अनुकूल बनाने का काम त्योहारी सीजन के बाद शुरू होगा और दिसंबर में इसके शुरू होने की उम्मीद है। मतलब देखा जाए तो उत्तराखंड तैयार है, लेकिन उत्तराखंड के पास खिलाड़ी ही नहीं है। खैर, उत्तराखंड के इस इवेंट को होस्ट करने की आलोचना सिर्फ इतनी भर नहीं है। लोगों का यह भी कहना है कि जिस प्रदेश के खिलाड़ी खुद बाहर के राज्यों में जाकर ट्रेनिंग और खेला करते हैं, वो कैसे इतने बड़े इवेंट को होस्ट कर पाएगा। भले ही ये बात कही जा रही हो, लेकिन सीएम धामी इस आयोजन को एक नजीर की तरह पेश करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि राज्य पूरी तरह से तैयार है और हम इस आयोजन को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ताकि भविष्य के खेलों के लिए एक नया मानक स्थापित हो सके। अब अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इतने कॉन्फिडेंट है तो जरूर तैयारियां तो होंगी ही, लेकिन वो जमीन पर कब तक दिखेंगी वो कोई नहीं जानता। भले ही अभी स्पोर्ट्स को लेकर तैयारी अधूरी दिख रही हो, लेकिन पिछले कुछ वक्त से उत्तराखंड ने लगातार खेलों को बढ़ावा देने पर फोकस किया है। बीते सालों में राज्य में कई स्पोर्ट्स स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग के स्टेडियम तैयार किए गए हैं। ऐसे में उत्तराखंड की तैयारी कागज पर तो पूरी लगती है, लेकिन यहाँ पर फिर भी एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया है, और वो यह है कि अगर राज्य में ये सब हो रहा है, सरकार इतनी अच्छी सुविधा दे रही है, तो क्यों यहाँ के खिलाड़ी बाहर जाकर खेल रहे हैं। और उसका उत्तर जानने के लिए हमें उत्तराखंड के राज्य खेल फुटबॉल के हालातों को जानना होगा, जो एकदम उत्तराखंड की खेल व्यवस्था का क्या हाल है उसका ही उदाहरण है। उत्तराखंड के इतिहास में अगर कोई खेल इतना फला फूला है जो दशकों तक उत्तराखंड के कोनों कोनों में खेला गया हो, तो वो फुटबॉल है। उत्तराखंड में इसकी प्रसिद्धि के चलते ही साल 2011 में से आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राज्य खेल घोषित किया गया है। इसके इतिहास की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में ब्रिटिशरों द्वारा देहरादून में की गई थी, लेकिन देहरादून में फुटबॉल का क्रेज 1922 के बाद बढ़ा, जब प्रिंस ऑफ वेल्स ने रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज में इसकी शुरुआत की। 1937 तक आते आते दून घाटी में फुटबॉल इतना फेमस हो गया कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन की स्थापना की गई और 1950 से 1970 के बीच दून फुटबॉल का एक गोल्डन एरा रहा। साल 1953 में आईएमए ने दुरांत कप के फाइनल में पहुंचकर उत्तराखंड के युवाओं के अंदर एक अलग ही जोश भर दिया। हालांकि मोहन बगान ने आईएमए को 4-0 से हरा दिया। 1958 में गोरखा ब्रिगेड देहरादून की दूसरी ऐसी टीम बनी जिसने दुरांत कप का फाइनल खेला। हालांकि इन्हें भी फाइनल में 2-0 से मद्रास रेजिमेंटल सेंटर ने हरा दिया। फिर आया वो वक्त जब देहरादून ने सिर्फ जीत ही जीत देखी, फिर चाहे वो 1966 का फाइनल हो या 1959 का फाइनल। गोरखा ब्रिगेड ने दोनों फाइनल जीतकर देहरादून में फुटबॉल का ऐसा क्रेज ला दिया जिसकी वजह से देहरादून को फुटबॉल का हब कहा जाने लगा। वो एक ऐसा दौर था जब भारतीय फुटबॉल टीम में कम से कम 2 खिलाड़ी देहरादून से होते थे। सिर्फ युवाओं में नहीं बल्कि स्कूल के बच्चों में भी फुटबॉल का क्रेज बहुत बढ़ गया था। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जूनियर सुब्रतो कप जो कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, उसमें गोरखा मिलिट्री स्कूल ने 1964, 1965 और गोरखा बॉयज कंपनी ने 1969, 70 और 72 का खिताब अपने नाम किया था, जिसे देख बाकी बड़े स्कूल्स ने भी फुटबॉल को महत्व देना शुरू कर दिया। उत्तराखंड की मिट्टी ने भारत को कई बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी दिए हैं और इन्हीं में से एक थे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। जी हाँ, ये प्लेयर थे राम बहादुर छेत्री और इनके खेल का नमूना आपने मैदान फिल्म में जरूर देख लिया होगा। उसके अलावा एक और दिग्गज रहे हैं श्याम थापा, जिनके खेल के दीवाने दिग्गज पहले भी हो गए थे। लेकिन इतने टैलेंट और इतने क्रेज के बाद भी आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आखिरी बार उत्तराखंड के किसी क्लब ने ट्रॉफी साल 1976 में उठाई थी और उस क्लब का नाम था जुबलिन ज्योति। अब सवाल उठता है कि आखिर आज फुटबॉल उत्तराखंड का राज्य खेल होने के बाद भी क्यों हमें उत्तराखंड में वो पागलपन और क्रेज देखने को नहीं मिलता जो पहले यहाँ था। इसका उत्तर ये है कि जब से उत्तराखंड अलग राज्य बना है तब से लेकर राज्य स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। राज्य बनने के बाद ही जिला स्तर पर कोई बड़ा टूर्नामेंट ना होना इसकी एक मुख्य वजह नजर आती है। हालांकि जिस धूमधाम से फुटबॉल को 2011 में राज्य खेल घोषित किया गया, उस तरीके के प्रयास इस खेल को बढ़ावा देने के लिए नहीं दिखाई देते और यही हाल बाकी खेलों का भी उत्तराखंड में है। पूरे देश की तरह ही उत्तराखंड में आज क्रिकेट का जुनून है, लेकिन खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा पाने के लिए राज्य छोड़कर बाहर के दूसरे राज्यों में खेलना पड़ता है। इसी लचर व्यवस्था पर भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी अनिरुद्ध थापा ने एक ट्वीट किया था कि उत्तराखंड को फुटबॉल के लिए एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जिसका जवाब देते हुए उत्तराखंड सुपर लीग के फर्स्ट सीजन के टेक्निकल डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने रिप्लाई दिया था कि देहरादून फुटबॉल का हब है, लेकिन सरकार और एसोसिएशन की लापरवाही से 2 फाड़ हो रखे हैं और खिलाड़ियों, कोचों और
रेफरी का शोषण हो रहा है। ऐसे कई ट्वीट्स और इंटरव्यू आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे जहां उत्तराखंड के खिलाड़ी ये शिकायत करते हैं कि उत्तराखंड राज्य में खेलने के लिए जरूरी साधन नहीं है। लेकिन समय के साथ साथ ये अब बदल रहा है। न सिर्फ राज्य में खिलाड़ियों को जरूरी साधन दिए जा रहे हैं, बल्कि अलग अलग स्तर पर प्रतियोगिताएं भी कराई जा रही है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने एक बिल पास किया है जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन करने वाले सभी खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4% क्षितिज आरक्षण देने की घोषणा की गई है। ऐसे कुछ कदम ही राज्य में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देते हैं और नेशनल गेम्स का उत्तराखंड में होना भी यह संकेत देता है कि आने वाले वक्त में उत्तराखंड के खिलाड़ियों को सारी सुविधाएं और ट्रेनिंग अपने ही राज्य में मिल सकेंगी। उत्तराखंड के लिए ये नेशनल गेम्स क्या सौगात लेकर आते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सरकार को उत्तराखंड में खेलों के साथ ही यहाँ की सड़क सुरक्षा पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बढ़ते समय के साथ यहाँ सड़क दुर्घटनाओं का होना भी बढ़ा है। आलम तो यह है कि उत्तराखंड में सड़क हादसे का परसेंटेज राष्ट्रीय स्तर से भी अधिक है। अब ऐसा क्यों उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं का यह सिलसिला थम नहीं रहा है और कैसे हम इसे रोक सकते हैं, इस पर देखिए हमारे ये डिटेल विश्लेषण। जरूर देखें और हमें यह भी बताएं कि उत्तराखंड में नेशनल गेम्स होने से क्या बदलेगा। अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें और अगर उत्तराखंड से जुड़े किसी भी मुद्दे से जुड़ी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं और उत्तराखंड को बेहतर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।